नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, दिल्ली किसके लिए दूर है और किसके लिए पास है, इस बात का फैसला आज जनता ने सुना दिया है। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए हुई वोटिंग के नतीजे आज आ गए और सुबह जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, पहले मामला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बराबरी का दिखाई दिया। लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते तय हो गया कि दिल्ली से बीजेपी का 27 बरस का लंबा बनवास अब खत्म होने जा रहा है। जी हां, 2.5 दशकों से लंबा वक्त बीजेपी को दिल्ली जीतने में और मोदी के में ये एक और उपलब्धि जुड़ गई है। हालांकि अपने शुरुआती 2 कार्यकालों में मोदी ये कारनामा नहीं दिखा पाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने न केवल कांग्रेस को दिल्ली में समेटा बल्कि बीजेपी को भी सत्ता से बाहर रखा था। मगर अब बाजी पलट गई है और ऐसी पलटी है कि दिल्ली के नतीजों से राष्ट्रीय समीकरण भी उलटते पलटते दिखाई दे रहे हैं। बेशक बीजेपी बहुत खुश है कि उसने आखिरकार दिल्ली का दिल जीत लिया, लेकिन गौर से देखा जाए तो इन चुनावों में बीजेपी की जीत नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की हार ज्यादा गाढ़ी दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी की पहली पंक्ति की लीडरशिप ही एक तरह से पस्त हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक, पूर्व उप मुख्यमंत्री, ये दोनों चुनाव हार गए हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए और मनीष सिसोदिया को सीट बदलने के बाद भी जीत नहीं मिली। सत्येंद्र जैन भी हार गए, सौरभ भारद्वाज भी हार गए। आतिशी जरूर जीती तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने जीत हासिल की है, लेकिन दिल्ली की जनता को खुद आम आदमी पार्टी ने यह बताया था कि आतिशी अगली मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगी, बनी नहीं रहेंगी। वो अरविंद केजरीवाल की खाली जगह को भर रही थी। अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका क्या आतिशी को मिलता है, यह भी देखा जाएगा, और या किसी और को यह भूमिका मिलेगी, यह भी देखेंगे। यह अलग सवाल है, लेकिन असली सवाल यह है कि अब आम आदमी पार्टी का अस्तित्व कब तक और कितना बच पाएगा, क्योंकि दिल्ली की हार के साथ ही पंजाब की भगवंत मान की कुर्सी पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी क्या आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल फिर बी टीम की तरह करवाएगी या उसे पूरी तरह समेटने में लग जाएगी, यह भी देखना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के रहते बीजेपी को कांग्रेस को कमजोर करने में आसानी हो रही थी। कांग्रेस ने दिल्ली में 0 पर आउट होने की हैट्रिक लगाई है। 2015 0 पर आउट कांग्रेस पार्टी, 2020 फिर से 0 पर आउट कांग्रेस पार्टी, 2025 फिर 0 पर आउट कांग्रेस पार्टी। लेकिन क्या यह हैट्रिक आगे कांग्रेस को मजबूत करने के रास्ते तैयार कर रही है या कांग्रेस और कमजोर होगी, यह भी देखना होगा। दिल्ली के गढ़ में पैर जमाए बैठे कांग्रेसियों से पार्टी को कितना नुकसान होता रहा है और इस बार भी हुआ है, यह हाईकमान के सामने है। अब फैसला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेताओं को करना है कि वो अपनी मेहनत पर दूसरे नेताओं को कब तक पानी फेरने देते हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। राहुल गांधी पूरब से पश्चिम चलते हैं, दक्षिण से उत्तर चलते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन गालियां सुनते हैं भक्तों की, उसके बाद उनकी सांसदी चली जाती है, घर चला जाता है, छीन लिया जाता है, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी का साथ देने कितने कांग्रेसी आते हैं, जरा ये सोचिए। पहली पंक्ति के जितने कांग्रेसी हैं उनमें कितने लोग राहुल गांधी के साथ हैं, उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं, यह राहुल गांधी को सोचना होगा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सामने भी अब नए फैसले लेने का वक्त है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय दलों की परीक्षा हो जाती है, लेकिन असली परीक्षा लोकसभा चुनावों की है, जिसके लिए अभी वक्त है। वैसे अब बीजेपी की परीक्षा का वक्त है, क्योंकि दिल्ली में सरकार तो उसकी बनेगी, लेकिन क्या इस सरकार में एक ही मुख्यमंत्री बना रहेगा या 1993 से 1993 से 1998, 1993 से 1998 के बीच जिस तरह 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिल्ली को बदलने पड़े थे बीजेपी को उस समय, वैसी ही नौबत इस बार भी आ जाएगी क्या? क्योंकि कई दावेदार अभी से तैयार दिख रहे हैं। बीजेपी को जनता के इम्तिहान का भी सामना करना होगा, क्योंकि दिल्ली का मिजाज बाकी देश से अलग है। यहां वादे करके पूरे न करने पर काम नहीं चलेगा। और इस हैट्रिक पर इधर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है, जरा स्क्रीन पर ले आइए। और बहुत इंपॉर्टेंट है राहुल गांधी का ट्वीट देखना, और यहां से अपनी ही पार्टी को राहुल गांधी मैसेज दे रहे हैं।
राहुल गांधी इस हार के बाद लिख रहे हैं कि दिल्ली का जनादेश हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके समर्पण और सभी मतदाताओं को उनके समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। प्रदूषण, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिल्ली की प्रगति और दिल्ली वासियों के अधिकारों की यह लड़ाई जारी रहेगी। पूर्ण रूप से यहां दिल्ली का जनादेश विनम्रता से राहुल गांधी स्वीकार कर रहे हैं। यह राहुल गांधी की विनम्रता है कि वो स्वीकार कर रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है कि इस बार पिछले 4 चुनावों की तरह कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं कहा कि इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने खुलकर और राहुल गांधी ने खुलकर इस हार को स्वीकार कर लिया है। हैट्रिक, 0 की हैट्रिक को स्वीकार कर लिया है। तो आइए दोस्तों, आज बहुत कुछ है, चर्चा करेंगे और जानेंगे न्यूज पॉइंट में कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी क्या असली परीक्षा में होगी कामयाब। देखना यह भी है कि अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा जनाबे आली। जी हां, आपका क्या होगा जनाबे आली, यह आपने गाना सुना होगा। लेकिन साथ साथ राहुल गांधी के साथ अब क्या इंडिया गठबंधन, बहुत बड़ी बात कि इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के साथ खड़ा होगा। क्या इंडिया गठबंधन में एक नई दिशा अब दी जाएगी या इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी अलग हो जाएगी। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, क्या ये तीनों अलग हो जाएंगे? और ऐसा होता है तो क्या होगा? क्या ऐसा होगा भी? और इस जीत और हार, अगर आज आम आदमी पार्टी जीतती तो फिर इंडिया गठबंधन का क्या होता? और अगर आज आम आदमी पार्टी हार गई है तब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? और इंडिया गठबंधन अगर मजबूत होता है तो नरेंद्र मोदी का क्या होगा? सब कुछ जानेंगे, क्योंकि अब से लगभग 8 महीने बाद, क्योंकि ये फरवरी का महीना 8 नहीं 7 महीने बाद बिहार में चुनाव है और इस बीच किसी भी राज्य में चुनाव नहीं है। तैयारियां जोरों पर, बिहार पर फोकस। लेकिन उससे पहले दिल्ली का मैसेज क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे साथ अभी 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, कुछ साथी और बाद में जुड़ेंगे। प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। शकील जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। शुरुआत कांग्रेस से, राहुल गांधी के ट्वीट से, और राहुल गांधी ने विनम्रता से अपनी हार स्वीकार कर ली है। लेकिन साथ साथ जो बातें हैं उनमें बहुत कुछ ऐसा है जो कांग्रेस को समझना चाहिए। लेकिन उन सब से इतर, कांग्रेस समझे ना समझे, एक गठबंधन है इंडिया गठबंधन। 15 लगभग सीटें, 12 तो पक्का हैं, लेकिन लगभग 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कारण हारी है। 15 सीटें। और अगर वो 15 सीटें आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती तो वो 15 सीटें जीत सकती थी और ये 22 और 15 37 सीटें होती, 37, जहां पे सरकार बनती है, 36 पे सरकार बनती है। तब 15 सीटें यहां कम हो जाती बीजेपी की और फिर मुश्किल में फंसती बीजेपी। ये सब कुछ है आंकड़ों का खेल, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। इस वक्त जब हम ये चर्चा शुरू कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी वहां अपने बीजेपी कार्यालय में भाषण दे रहे हैं, हमेशा देते हैं। उनके ऊपर फूलों की वर्षा करवाई जा रही, बारिश करवाई जा रही है। लेकिन क्या अब यहां से गणित कुछ दूसरा बैठ रहा है? राहुल गांधी ने जैसा कहा था वंचित समाज दशा दिशा में कि कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को जीतना सीखना पड़ेगा। हम लोग भी कई बार इस मंच से कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को जीत की भूख पैदा करनी पड़ेगी। क्या यहां सब कुछ दिखाई दे रहा है? शकील जी। जी, इसके लिए तो सबसे पहले एक शब्द कि फिनिशर बनना पड़ेगा। लड़ते अच्छा है, स्कोर करते हैं, लेकिन मैच को ख़त्म करना कैसे आता है ये इन्हें थोड़ा सीखना पड़ेगा। खैर, आपने जो इंडिया गठबंधन की बात कही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब हमें लगता है कि तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये अब उस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रहेंगी जैसे पहले थी। दोनों इस बात को अच्छी तरह समझती है कि लोकसभा में अगर नरेंद्र मोदी 240 पर रुके हैं तो वो विपक्षी एकता की ताकत थी। सारे के सारे लोग इंडिया गठबंधन में साथ आए, साथ चुनाव लड़े और उसी का परिणाम ये हुआ कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी जो है उनका जो आत्मविश्वास है वो बुरी तरह हिल गया। और आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद से हरियाणा चुनाव तक
मोदी को अपने कई फैसले वापस लेना पड़े, कई फैसले वो कर नहीं पाए, लेकिन फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब ये दिल्ली, तो इससे उनकी ताकत बढ़ेगी। और यही विपक्षी दलों को समझना पड़ेगा कि इस ताकत को वो कैसे रोक सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, तो हमें लगता है कि अब आम आदमी पार्टी बहुत तेजी के साथ अपने आप को खत्म करने लगेगी। अब आम आदमी पार्टी का आगे बढ़ना हमें संभव नहीं लगता। पंजाब में भी उसकी सरकार कितने दिन चल पाएगी, दिल्ली में जो 22 सीटें हैं वो उसमें से कितनी बचा के रखेगी, कितनी नहीं रहेंगी, कहना बहुत मुश्किल है। बिना कारण के भी अब आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी की तरफ जाएंगे, कुछ कांग्रेस की तरफ भी आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं है। आम आदमी पार्टी एक घटना या दुर्घटना से बनी पार्टी है। एक आंदोलन था, नकली आंदोलन, जिसको आरएसएस ने शुरू किया था, जिसके कई मोहरे थे। अन्ना हजारे सबसे बड़े, अरविंद केजरीवाल और दूसरे बहुत सारे लोग। उसका पूरा फायदा जो है आज की तारीख में, जब उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से खत्म कर दिया, तो बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। पूरा फायदा बीजेपी ने उठाया है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए जो कहा जाता था कि वो आरएसएस की बी टीम है, तो कोई बहुत गलत बात नहीं थी। आज आरएसएस ने दिल्ली के अंदर बी टीम के बदले अपनी ए टीम को प्रतिस्थापित कर दिया। दूसरी बात, आपने जो कहा कि ये 22 सीटें हैं, जो 15 सीटों पर अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट मिल जाते तो ये 37 हो जाते। देखिए, राजनीति में या चुनाव में एक और एक दो हमेशा नहीं होते। ये फिर 37 नहीं होते, ये 47 या 48 और उससे आगे भी हो सकते थे। राइट। वही सिर्फ वोट नहीं मिलते, इसके अलावा और भी वोट उनके साथ में जुड़ते चले जाते। इसी बात को आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नहीं समझे। उन्हें हरियाणा में बहुत विस्तार से, बहुत विनम्रता से समझाने की कोशिश की गई थी, और वो प्रस्ताव खुद राहुल गांधी ने रखा था। उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल के समझ में नहीं आया। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि देखिए, हरियाणा के अंदर हमें आम आदमी पार्टी को साथ लेकर चलना है, लेकिन उसके बाद भी नहीं माने। उसके बाद भी कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में प्रस्ताव रखा उनसे कि देखिए, साथ मिलकर लड़ लेते हैं, बहुत जरूरी है। मुख्य मुद्दा जो है मोदी को सत्ता से हटाना है, मुख्य मुद्दा जो है मोदी को रोकना है। लेकिन आम आदमी पार्टी फिर भी नहीं मानी, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल भी हार गए, मनीष सिसोदिया भी हार गए, बाकी और बड़े नेता भी हार गए। अवध ओझा जो अपना एक बढ़िया, बहुत अच्छा कैरियर छोड़ के आए थे, वो भी हार गए। तो इसका परिणाम, अब ये कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी कि कई चुनाव हार चुकी है। आप बता रहे हैं कि हैट्रिक हो गई हारने की। कांग्रेस हारी है, लेकिन जहां आप देखेंगे कि बड़ी पार्टियों का ये होता है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बीजेपी भी बड़ी पार्टी है, कि बीजेपी 27 साल बाद वापस आई है। 27 साल बाद, अभी आपने बताया, तो बीजेपी अगर 27 साल बाद वापस आ सकती है, तो कांग्रेस को तो अभी 10 साढ़े 10 साल ही हुए हैं, खाली 11 साल ही हुए हैं कांग्रेस को। तो देखिए, बड़ी पार्टियों की जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं। वो हवाई किस्म की पार्टियां नहीं होती कि एक झोंका आए और वो उड़ जाए, क्योंकि उनके कार्यकर्ता जमीन पे होते हैं, गांव-गांव में फैले होते हैं, मोहल्ले में होते हैं, और उनकी जैसी भी जो कुछ हो, एक आइडियोलॉजी होती है, एक विचारधारा होती है। बीजेपी की अपनी है, बहुत सारे लोग उससे सहमत नहीं है, मगर बीजेपी की अपनी है, कांग्रेस की अपनी है, जिसके कारण उससे दूसरे विपक्षी दल आके एक होके मिलते हैं। कांग्रेस की विचारधारा में क्या है? प्रगतिशीलता, जन हितकारी काम, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई, भाईचारा, और सबसे बड़ी बात जो है आइडिया ऑफ इंडिया, विभिन्नता में एकता, भारत को हर हाल में एक रखना, और उस एक को रखने के लिए भारत की जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं, भाषाई विविधताएं हैं, उनमें सामंजस्य स्थापित करना। बीजेपी यही गलती करती है। बीजेपी उन विविधताओं को जी एक नकारात्मक ढंग से देखती है और उनके बीच में आपस में तनाव पैदा करने की कोशिश करती है। तो अब ये 10-11 साल हो गए बीजेपी को, ठीक है,
लेकिन आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि इस तरह की राजनीति कभी भी लंबी नहीं चलती है। अभी आपने कहा, सही कहा कि यहाँ पे जो जीती है वो बीजेपी कम जीती है, आम आदमी पार्टी ज्यादा हारी है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल बीजेपी की कॉपी बन गई थी। तो जब कॉपी बन गई थी तो जाहिर है कि आदमी जो है ओरिजिनल कॉपी को पसंद करता है, नकली कॉपी को कभी पसंद नहीं करता। इसीलिए कांग्रेस जब जब हिंदुत्व की राह पे जाती है तो लोग कहते हैं इसको कि उस राह पे अगर जाओगे तो तुम बीजेपी से कभी नहीं जीत सकते। अपनी प्रगतिशीलता, भाईचारे, अपनी समावेशी राजनीति पे रहोगे तभी तुम बीजेपी को हरा सकते हो। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दोबारा आता हूं, आपके पास बहुत कुछ है आपसे और समझना, और यहां दिल्ली की राजनीति और खासकर कांग्रेस की राजनीति ये सब समझेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी भी जुड़ गए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधा पहले प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, क्या लगता है आपको, अब यहां से जरा आगे की राजनीति की बात हम करें। जो हुआ वो सामने है, 22 सीटें आम आदमी पार्टी, 48 सीटें कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस शून्य की हैट्रिक कांग्रेस पार्टी दिल्ली में लगातार हैट्रिक जीत दर्ज की थी शीला दीक्षित, और उसके बाद हैट्रिक शून्य अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन यहां से दो बातें यहां महत्वपूर्ण हैं। एक, आम आदमी पार्टी की राजनीति, उनकी सियासत में, आम आदमी पार्टी की सियासत में एक बात तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि अभी उनके पास एक राज्य है, वो है पंजाब, जिसकी बात अभी कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, वो किस दिशा में, और क्या ये जीत या हार, और खासकर आम आदमी पार्टी का कमजोर होना या हारना, क्या इंडिया गठबंधन को मजबूती दे पाएगा? ये एक। और तीसरा, यहां चूंकि अब 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली पर काबिज है, तो क्या नरेंद्र मोदी के फैसले कुछ और उस दिशा में जाएंगे जिस दिशा में उधर ट्रंप के फैसले जा रहे हैं? जी देखिए राजीव जी, 3-4 बातें आपने उठाई हैं, मैं उसको सिलसिलेवार रखता हूं बहुत संक्षेप में। पहली बात कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल क्यों हार गए, अपना चुनाव खुद क्यों हार गए, क्या वजह रही, इस परिणाम के अंदर क्या छुपा हुआ है। दूसरा कि इसका इंडिया गठबंधन या राष्ट्रीय राजनीति पे क्या इम्पैक्ट होगा, आम आदमी पार्टी अब क्या करेगी। और चौथा कि बीजेपी की सरकार अब यहाँ पे होगी, उसके सामने क्या चुनौतियां, उनका आगे का रास्ता क्या होगा। शुरुआत करते हैं, ये आम आदमी पार्टी कैसे हार गई। आम आदमी पार्टी देखिए मध्यम वर्ग की पार्टी थी, मिडिल क्लास की, और दिल्ली का मिडिल क्लास बहुत बड़ा मिडिल क्लास है। 60% दिल्ली की आबादी मिडिल क्लास की है। यहाँ पे 35% हिंदू अपर कास्ट मतदाता है, जो भारत के किसी और राज्य में नहीं है। ये आम आदमी पार्टी मूलतः उनकी पार्टी थी। वैगन आर, नीली वैगन आर से अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था सफर अपना, आम आदमी की तरह एक क्रूसेडर वीआईपी कल्चर के खिलाफ, और उसके बाद धीमे धीमे वो सत्ता में ढलते गए। और सबसे बड़ा जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी कंस्टिट्यूंसी लूज की है, जहां वो वास्तविक तौर पर चुनाव हारे हैं, वो उनका मिडिल क्लास कंस्टिट्यूंसी था। मिडिल क्लास को वो हार गए, तो मिडिल क्लास उनका ब्रांड एम्बेसडर था। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग, मकानों में रहने वाले लोग, ये मिडिल क्लास था। और शुरुआत में ही देखिए कि अरविंद केजरीवाल वहां से हट गए थे। जो लोग अपनी नौकरियां छोड़ के, करियर छोड़ के आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे, बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी जुड़े थे, सब किनारे होते चले गए। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर, सब आगे किनारे होते चले गए। वो यूफोरिया आम आदमी पार्टी खोती चली गई और सत्ता वाली पार्टी बन गई। तो अब सत्ता वाली पार्टी ने मिडिल क्लास को खो दिया, तो फिर वो सब कुछ खो दिया। अब इस एक पार्टी इस फैसले में एक मंत्र भी छुपा हुआ है कि बीजेपी जीती जरूर है, या ये कहें कि आम आदमी पार्टी हारी है, उसका एडवांटेज, क्योंकि बीजेपी थी वहां पे, कांग्रेस लड़ नहीं रही थी, तो बीजेपी सत्ता में है। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी को भी वोट कहां से मिले हैं। बीजेपी भी उसी मिडिल क्लास वाले कंस्टिट्यूंसी में वापस आई है, जो बीजेपी का अपना वोट बैंक था पहले से। सामाजिक न्याय वाला जो एक स्कोप है, वहां पे अभी भी बीजेपी नहीं घुस पाई है। ये बीजेपी के लिए चिंता की बात होगी।
दिल्ली में 12 रिजर्व सीटें हैं, वो 12 में 8 बीजेपी हार गई है, केवल 4 सीटें निकाल पाई है जी। तो अभी भी बीजेपी जो मिश्रित आबादी है वहां की पार्टी बीजेपी अभी भी नहीं बन पाई जीत के बावजूद भी। अब इस पूरे प्रकरण का अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, उनकी आगे की राजनीति क्या होगी, इसमें मैं सिर्फ 2 बातें कहता हूं। एक कि आप ये देखिए कि हेमंत सोरेन भी जेल गए, हेमंत सोरेन के ऊपर भी आरोप लगे, वहां 2 मुख्यमंत्री बैठा दिए गए, बहुत ही जहरीला कैंपेन हेमंत सोरेन के खिलाफ हुआ, लेकिन हेमंत सोरेन अपनी सीट बचा ले गए, स्टेट बचा ले गए। क्यों बचा ले गए? क्योंकि वो विनम्र थे, क्योंकि वो सबको साथ में लेकर चल रहे थे, सहयोगी दलों को। अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं किया, ये अभिमान में थे और अभिमान में यही होता है जो हुआ है। और दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट है कि देखिए बहुत सारे नेता इस देश में, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, तमाम लोग आज सत्ता के बाहर हैं। सत्ता के बाहर होते हुए भी वो राजनीति के केंद्र में है। अब अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती, क्या वो बने रह पाएंगे इन लोगों की तरह, ये देखना होगा जी। अब बात होती है कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा। इंडिया गठबंधन, जैसे आपने कहा कि इंडिया गठबंधन में कंफ्यूजन कम होगा। अब इंडिया गठबंधन में कंफ्यूजन कम होगा। अब अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी अब यहाँ पे इस तरीके से नहीं आएंगे। अब इंडिया गठबंधन को सबक मिलेगा और इसका सबक का पहला असर, जो उसकी आपने चर्चा की, बिहार में होगा। बिहार में ये संदेश चला गया कि कांग्रेस को अगर आप इग्नोर करके चलेंगे तो आपको फायदा हो ना हो, नुकसान जरूर होगा। तो नुकसान तो हो गया। यहाँ दिल्ली में आपने बताया 15 सीटें, 12 सीटें तो सीधे 12 सीटें आम आदमी पार्टी की बढ़ती तो 12 सीटें बीजेपी की घटती भी। तो बिहार के लिए स्पष्ट संदेश है कि इंडिया गठबंधन की पार्टियां या महागठबंधन वहां पे है, उनमें एकता बनी रहनी चाहिए। उसमें अगर आपने खिलवाड़ किया तो जनता आपको स्वीकार उस तरीके से नहीं करेगी जैसा कि पीछे करती रही है। अब अगला सवाल आता है कि बीजेपी के सामने चुनौती है क्या। देखिए, बीजेपी की सरकार गुजरात में कैसी चल रही है, गुजरात में बिजली पानी का क्या व्यवस्था है, पोल्यूशन की क्या व्यवस्था है, रोजगार की, इकोनॉमी की क्या व्यवस्था है, दिल्ली के अखबारों में नहीं छपता। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बारे में भी लोग नहीं जानते राष्ट्रीय स्तर पे, वहां के स्थानीय मीडिया में चर्चा होती होगी। दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, यह बीजेपी के लिए अब बड़ा कसौटी है यहाँ पे कि यहाँ पे सोशल मीडिया की बहुत मौजूदगी है, यहाँ मीडिया की मौजूदगी है। दिल्ली की सरकार अब रेडार में रहेगी और अब कोई बहाना भी नहीं, क्योंकि एलजी भी इन्हीं का है, केंद्र में सरकार भी इन्हीं की है। तो दिल्ली की सरकार बहुत चुनौतीपूर्ण सरकार बीजेपी के लिए होगी और मोदी जी के लिए होगी, क्योंकि सीधा सीधा संदेश लोकप्रियता पे उनके असर पड़ेगा अगर दिल्ली परफॉर्म नहीं करेगा। दिल्ली में अगर पोल्यूशन कम नहीं होगा, दिल्ली में अगर मेट्रो ठीक नहीं चलेगी, ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं होगा, दिल्ली में कुछ भी होगा, यमुना साफ नहीं होगी, जो बड़े बड़े वादे करके आए। अब दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय रडार पे है और उस तरीके से भले ही वो बड़ी सरकार है, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, गुजरात की, वो रडार पे नहीं है, दिल्ली रडार पे होगा। ये बीजेपी को समझना होगा। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दिल्ली रडार पे होगा, ये बीजेपी को समझना होगा दिल्ली। लेकिन क्या यहां पर दिल्ली के बाद बीजेपी जो है उसकी रणनीतियां क्या हो सकती हैं
और बीजेपी क्या राज्य दर राज्य ऐसे ही, और अगला नंबर अब बिहार का है। बिहार में क्या होगा इसमें अभी टाइम है, लेकिन बिहार पे भी आएंगे, उसकी चर्चा भी करेंगे, खूब चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आज चर्चा दिल्ली की, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन दोनों की चर्चा, और इसके साथ साथ बीजेपी की चर्चा भी। जब इस वक्त हम बात कर रहे हैं न्यूज पॉइंट के इस कार्यक्रम के दौरान, उधर नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं। उत्साह बिल्कुल जोश हाई है, होना भी चाहिए। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल की राजनीति यहां से अब डाउनफॉल की ओर है, या अरविंद केजरीवाल अब गठबंधन धर्म को और अच्छे से निभाएंगे? जरा प्रोफेसर रविकांत जी, इसी सवाल का जवाब जरा आपके जरिए लेना चाहता हूं कि क्या गठबंधन धर्म का पालन होगा अब? राजीव जी, मैं कम से कम केजरीवाल की तरफ से तो ये बहुत मुतमईन हूँ। जिस तरह का उनका चरित्र रहा है, जो व्यवहार रहा है राजनीति में, वो एक उसी तरह मोदी जी की तरह तानाशाही प्रवृत्ति उनकी है। वो एक सुप्रीमो कल्चर वहां भी हावी है। जो पार्टी एक जन आंदोलन से निकल कर के आई, जिसने राजनीति में नई संस्कृति बनाने, वीआईपी संस्कृति को खत्म करने और भ्रष्टाचार खत्म करने के पूरे सिद्धांत के साथ जो पार्टी बनी थी, लोगों ने उसे हाथों हाथ ही नहीं लिया, दिल में बिठाया और इतना बड़ा मैंडेट दिया था कि संभवतः वो ऐतिहासिक है। वही अरविंद केजरीवाल जब अनडेमोक्रेटिक हो जाते हैं, बिल्कुल तानाशाही प्रवृत्ति के हो जाते हैं, और बहुत सारे लीडर्स जो कुछ नौकरियां छोड़ के आए थे, कुछ बिजनेस छोड़ के आए थे, कुछ विश्वविद्यालयों से निकल करके आए थे, वो एक एक करके बाहर चले गए। राजनीति में जब आप विश्वसनीयता खो देते हैं तो फिर बहुत लंबी पारी नहीं खेलते हैं जी। नरेंद्र मोदी की जो विश्वसनीयता है, जिस पर हम लोग बार बार बात करते हैं, उनका एक तबका है जिसमें वो बनी हुई। उनको आप अंधभक्त कहें, कुछ भी कहें, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो पाँव में बेड़ियां नहीं दिखाई देती, हथकड़ियां नहीं दिखाई देती हैं। उनके कानों में वो शोर सुनाई पड़ता है कि मोदी जी ने तो रूस और यूक्रेन की वार रुकवा दी थी। तो भले ही वो छद्म तरीके से विश्वसनीयता बनी है मोदी जी की, वो चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने वो खो दी। उसमें एक बड़ा रोल बीजेपी का भी रहा, और उनके जो शराब नीति घोटाले में जो आरोप लगे, जेल गए, उसका एक बड़ा कारण है। और वही केजरीवाल जिन्होंने गुजरात में कांग्रेस पार्टी के साथ क्या किया, हरियाणा में क्या हुआ, लगातार कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही थी कि इंडिया अलायंस मजबूती के साथ चले, मैसेज जाए, और जो देश के लोग चाहते हैं, ये गठबंधन बेसिकली लोग चाहते थे, पार्टियों से ज्यादा लोगों की ख्वाहिश था वो गठबंधन। उसको ब्रेक किया अरविंद केजरीवाल ने। ममता बनर्जी वहां से अपना खेल कर रही थी, वो दाखिल हुई इस चुनाव में, अखिलेश यादव उस चुनाव में दाखिल हुए, और इंडिया अलायंस को ताक पर रख दिया गया, केवल इसलिए कि कांग्रेस पार्टी लीड नहीं करेगी, राहुल गांधी वो चेहरा नहीं होंगे, उनके प्रति वो एक्सेप्टेंस नहीं। हालांकि राहुल गांधी के प्रति इस देश के लोगों की स्वीकार्यता बढ़ रही है, लेकिन इंडिया अलायंस के इन 2-3 राजनीतिक दलों में वो हिचकिचाहट ही नहीं थी, बल्कि एक अंदरूनी विरोध भी था। उसका नतीजा आज मिला कि आम आदमी पार्टी एक तरह से दिल्ली से बाहर हुई, साफ हुई। अगर मैं कहूं कि 22 सीटें बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से ज्यादा बीजेपी की जो रणनीति है, चुनावी रणनीति, नैरेटिव तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी का एक जैसा है। मैंने पहले भी आपके शो पर कहा, और एक नहीं 2-3 बार कहा, कि बीजेपी जो खेल कर रही है अंदरूनी स्तर पर, जो मेरी अपनी जानकारी थी, उसने पूर्वांचल के, और पूर्वांचल में बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों की बात मैं कर रहा हूं, वहां के कश्यप नेताओं को, पटेल नेताओं को, और दूसरी जो कमजोर जातियां हैं, पिछड़ी दलित जातियां हैं, उनके नेताओं को लगातार वहां पे लगा के रखा हो।
तो जिस मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं प्रशांत जी, उस मिडिल क्लास को पूरी जातीय अस्मिता के साथ और उसकी गोलबंदी करने में सफलता अर्जित की बीजेपी ने इस बार, और ये उसकी जीत है। बेसिकली ये चुनावी रणनीति की जीत है। कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि उतने मन से नहीं लड़ी। अगर वो मन से लड़ी होती तो हालांकि बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस की वजह से आम आदमी पार्टी चुनाव हारी। मुझे थोड़ा इसका उलट लगता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती से चुनाव लड़ी होती तो आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता था। और उसकी मूल वजह है कि बहुत सारे वोटर ऐसे थे जिनमें खास करके दलित और मुस्लिम और कुछ पिछड़ी जातियों के भी, जिन्हें बीजेपी भी पसंद नहीं थी और आम आदमी पार्टी को भी वो नापसंद कर रहे थे। जैसे उत्तर प्रदेश में मैं बैठा हूं और मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आती तो जो दलित और अति पिछड़ा वोटर है वो बजाय सपा के बीजेपी की तरफ चला जाएगा। मिल्कीपुर में जो हुआ, अखिलेश यादव ने जरा भी कोशिश नहीं की कि वहां पे कांग्रेस पार्टी का थोड़ा प्रचार करवा देते, लेकिन वो नहीं था। वो तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए थे। तो असल में जो विपक्ष के नेता हैं उनमें क्लैरिटी ही नहीं है कि आपको किस आधार पर चुनाव लड़ना है। असली खेल हो कहां से रहा है। ये विशुद्ध चुनावी मैनेजमेंट है और जातियों की गोलबंदी है जो बीजेपी कर रही है। बाकी तो जिसको फ्री वीज और बहुत सारे घोषणाएं जो हो रहा है, और बीजेपी मुझे लगता है कि इस देश में इकलौती पार्टी है कि जो ऐलान करती है उसको खारिज भी कर देती है सत्ता में आने के बाद। जिसको जो करना है वो करे। अभी भी उत्तर प्रदेश की जनता 2 फ्री सिलेंडर की बाट जोह रहा है कि होली में मिलेंगे, कब दिवाली में मिलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जाति की इतनी अच्छी गोलबंदी बीजेपी कर रखी है। तो असल में विपक्ष को जहां काम करना है, और मैंने सुबह भी कहा था कि बीजेपी को हराना बेहद आसान है। जो लोग समझते हैं, हाँ अब चुनाव आयोग क्या कर रहा है उस पर एक अलग सवाल है, और चुनाव आयोग जो आंखों पर पट्टी बांध करके बैठा हुआ है, पैसा और सोने की चेन और लोटा और थाली और साड़ी जो हो रहा है, ये एक अलग इशू है। इस पर तो खैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी के खिलाफ जो पूरा माहौल है उस माहौल को समझना होगा। और जाति गोलबंदी 2 चीज है। इसमें अगर आम आदमी पार्टी ने थोड़ा सा ध्यान दिया होता, अब आप अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों का पूरी तरीके से उनको दरकिनार किया, कहीं किसी भी इशू पर नहीं, चाहे वो शाहीन बाग का मसला हो, दंगों के समय हो, वो कभी भी नहीं खड़े रहे और अपने विधायकों के साथ भी नहीं खड़े रहे। इधर दलितों में राजेंद्रपाल गौतम की उन्हें कोई परवाह नहीं की। तो ये जो वोटर्स है वो अनचाहे भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया, ये एक बड़ा कारण रहा। खैर दिल्ली के हार जीत से कम मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस का थोड़ा भविष्य सुरक्षित रह सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे शख्स के बारे में मैं भरोसे के साथ कुछ भी नहीं कह सकता कि वो इतने डेमोक्रेटिक हो जाएंगे अचानक और इंडिया अलायंस में स्वीकार करेंगे लीडरशिप को खड़गे जी की, या तो ये मुझे अभी भी भरोसा नहीं है। लेकिन अगर आप फिलहाल के लिए कहें तो आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की ये हार उनको थोड़ा सबक सिखा सकती है। कितना सिखा सकती है इसके बारे में कम से कम मैं मुतमईन नहीं। अजीब जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ श्रवण गर साहब भी जुड़ गए हैं। गर साहब आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और दिन में हम थे भी, आप भी थे, और चर्चा हम लोगों ने बहुत कुछ उस समय की थी। लेकिन अब जरा विश्लेषण में खासकर आगे की जो सियासी आगे का समीकरण है उस पर चर्चा अब हम करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि आगे क्या कुछ होने जा रहा है। थोड़ी सी चर्चा हमने उस समय की थी, आपसे ही सवाल किया था कि इंडिया गठबंधन का आगे क्या होगा। चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। अब चूंकि यहाँ आम आदमी पार्टी के खाते में 22 सीटें आ गई हैं,
बीजेपी 48 सीटें लेकर नंबर 1 की पार्टी और साथ में कांग्रेस 0 की हैट्रिक। लेकिन कांग्रेस का ये 0 जो है वो क्या कांग्रेस को कुछ और देता हुआ नजर आता है? दूसरी बात यहाँ पे कि यहाँ से इंडिया गठबंधन, क्योंकि अब अगर चुनौती पेश करनी है अभी भी, कल भी और आज भी और आने वाले कल भी, तो इंडिया गठबंधन को मजबूत होना होगा। क्या ये बात अब केजरीवाल को उनके साथ ही जो साथ खासकर जो दो गठबंधन थे, दो दल थे, टीएमसी और समाजवादी पार्टी, इनको समझ में आएगी? गर साहब जी देखिए, इसमें एक चीज हम बार बार जब इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो जो मेरा थॉट है वो शेयर करता हूँ जी कि इंडिया गठबंधन जैसा कोई स्थूल बॉडी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि उसका कोई हेडक्वार्टर है, कोई सेक्रेटरीट है, कोई स्टाफ है। ये एक बड़ा लूज अरेंजमेंट है। हम बार बार जब इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो हमको लगता है कि हम किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि कोई जैसे नाटो है या ब्रिक्स है या इस तरह की कोई बात कर रहे हैं। इस तरह का कुछ है नहीं, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, कोई इस तरह की विचारधारा एक जैसी नहीं है जो इंडिया गठबंधन को एक साथ बांधे रखे। ये बड़ा एक लूज अरेंजमेंट है और वो लूज अरेंजमेंट ये हो गया जो बताया गया बाद में कि भाई ये तो लोकसभा के लिए था अरेंजमेंट, विधानसभा के लिए नहीं था। ये इसका जो निचोड़ है। दिल्ली का जो लेसन है वो ये है कि विपक्षी दलों को अपने वोट बंटने नहीं देना है। अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट मिले 46% के करीब, कांग्रेस को मिले, बीजेपी को मिले 46% के करीब, आम आदमी को मिले करीबन 44% के करीब, और कांग्रेस का परसेंटेज बढ़ के 4 से 6 हो गया, 6 से ऊपर हो गया। आपने कहा कि 13, 14, 15 सीटें जितनी आपने बताई कि वो अगर मिलकर लड़ते तो आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को मिल जाती। मनीष सिसोदिया को 600 और कुछ वोटों से हारे और कांग्रेस के उम्मीदवार को कुछ हजार वोट मिले, या संदीप दीक्षित को जितने वोट मिले उतने ही मतों से लगभग या उससे थोड़े कम मतों से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हारा। एक उदाहरण है। हमको दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम आम आदमी पार्टी को इतना इंपॉर्टेंस दें कि उसके हार के कारणों की जांच करें, दूसरा ये कि हम इसके इम्प्लीकेशंस पर बात करें। इसका इम्प्लीकेशन ये है, आपने कहा और सब लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, आपने भी कहा कांग्रेस की हैट्रिक, कांग्रेस के खराब परफॉर्मेंस। मैं आपसे भी पूछता हूं, मिल्कीपुर में अयोध्या के सांसद का बेटा बीजेपी के फर्स्ट टाइमर से क्यों हार गया और कितने वोटों से हार?
बीजेपी समाजवादी पार्टी को लोकसभा में 37 सीटें मिली, वहां 37 मिली ना, अगर कम मिली हो तो बता दें आप मुझे, जितनी भी मिली हो। तो अयोध्या की सीट मिल गई, बड़ा हल्ला हुआ। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव हुए। समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस क्या रहा? कांग्रेस एक ऐसी गाय है जिस पर आप चाहे जितना उसको, उसकी पूंछ मरोड़िए, उस पर डंडे चलाइए, उसको खाने को मत दीजिए। हमको पूछना है ना मिल्कीपुर में, भाई क्यों समाजवादी पार्टी क्यों हार गई? और 9 उपचुनाव हुए थे, उसमें क्यों बुरी हालत हो गई? कांग्रेस तो लड़ी भी नहीं 9 उपचुनाव में। ये जो इशू है, ये बड़ा इशू है। और वो इशू ये है कि, और अगर आप तो राजीव जी इतना पढ़ते हैं, समझते हैं। परसों के इंडियन एक्सप्रेस में राम गोपाल यादव का एक इंटरव्यू छपा है जी। कांग्रेस को जम के गालियां दी है उन्होंने, प्रोफेसर राम गोपाल यादव। और उन्होंने क्या कहा है, उस इंटरव्यू का हेडिंग ये है कि बीजेपी को नहीं हटा पाने का मुख्य कारण कांग्रेस है जी। आप मुझे बताइए, ये समाजवादी पार्टी है, हम लोग इतना बोल रहे हैं कांग्रेस को, जैसे कहते हैं ना, गरीब की लुगाई गांव की भौजाई। तो सबको कोड़े लगाने के लिए केवल एक ही पीठ मिलती है कि राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे। दिल्ली के चुनाव का असर 2 होना चाहिए, होंगे नहीं कह रहा हूं मैं, होंगे तो बड़ा एक वो हो जाएगा कि मैं कह रहा हूं कि होने वाले। तेजस्वी यादव की अकल ठिकाने आ जाएगी, पहली चीज। वो उस तरह की गलती नहीं करेंगे जो अरविंद केजरीवाल ने की। दूसरी, कांग्रेस वो गलती नहीं करेगी जिसकी ओर राम गोपाल यादव ने इशारा किया इंटरव्यू में, और जिसके की कारण पिछली बार तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई, कि कांग्रेस की जितनी हैसियत नहीं थी उससे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। आपका मूल सवाल है कि इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? तो इसका एक इंप्लीकेशन ये होगा। दूसरा इंप्लीकेशन ये है कि महाराष्ट्र के चुनावों में 70 लाख वोटर्स जुड़ गए, या हिमाचल की वोटर संख्या जितने नए वोटर्स जुड़ गए 5 महीने में, आबादी जितने। उसकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें सुप्रिया सुले एक तरफ बैठी थी और संजय राउत दूसरी तरफ बैठे थे, और दोनों राहुल जी के गाने गा रहे थे। इन चर्चाओं के बीच कि उद्धव ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी से मिल रही है, इन चर्चाओं के बीच कि सुप्रिया सुले जो है वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार की तारीफ करती है।
हमको इसका जो असर है वो एक अलग किस्म का असर दिल्ली के चुनाव का होगा। वो असर ये होगा कि अब इनको मिलकर लड़ना पड़ेगा। बीजेपी की ताकत ये है कि वो पोजीशन के वोट्स को बंटवारा करती है, जैसा दिल्ली में हुआ। अगर 15 सीटें मिल जाती आम आदमी पार्टी को तो 37 सीटें हो जाती, टाई हो जाता। और आप देखिए कि कितने कम वोटों से कहां कहां हार हुई है। जितने वोट मिले हैं कांग्रेस को, उससे कहीं कम वोटों से आम आदमी पार्टी हारी है। तो इसका एकमात्र जो श्रेय है हार का, वो अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर छपा हुआ था जब वो बोल रहे थे कि एक आदमी चाहे तो पूरी पार्टी को डुबा सकता है। आपका कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। जी जी बिल्कुल, आता हूं आपके पास, दोबारा आता हूं गर साहब। जब अरविंद केजरीवाल का आप जिक्र कर रहे हैं तो ज़रा सुन लेते हैं अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या है आज। अपनी टीम को कहूँगा ज़रूर सुना दीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने इस रिजल्ट के बाद मीडिया को, जनता को, दिल्ली की जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है। ज़रा वो सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, पहले आपके पास आता हूँ, फिर अमलेंदु जी, क्या यहाँ पर अमलेंदु जी आपको भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी जो राजनीति है वो राजनीति अब एक्सपोज हो गई है? दिल्ली की बात करें तो देखिए राजीव जी, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की राजनीति एक्सपोज हो गई है और इतना स्मार्ट मूव नहीं चलना चाहिए कि आपकी सारी चीजें पकड़ में आ जाए। हम लोग लगातार चर्चा करते रहे कि चूंकि अरविंद केजरीवाल भी उसी पाठशाला से निकले हैं जिस पाठशाला से मोदी जी आते हैं, तो मोदी जी का जो ज्ञान है वो थोड़ा निचले स्तर का है, केजरीवाल जी का थोड़ा ऊंचे स्तर का है। आखिर मोहन भागवत को चुनाव के बीच में चिट्ठी लिखने की आवश्यकता क्या थी अरविंद केजरीवाल को? आप शामिल हैं इंडिया गठबंधन में और चिट्ठी लिख रहे हैं आप मोहन भागवत को, तो मोहन भागवत से आप आखिर क्या चाहते थे? मोहन भागवत आपकी मदद क्यों करें? तो यानी आप संकेत दे रहे थे कि आप किधर हैं। पहली चीज तो यही स्पष्ट होगी राजीव जी। तो हर मसले पर, चाहे जो भी मसले रहे हो, वो एकदम बुरी तरीके से अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हुए। और आखिरी जो उन्होंने दांव चला और जो एक तरीके से कहा जाए जो उनके लिए सबसे ज्यादा मारक साबित हुआ, और उस पर समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस वो भी एक तरीके से राजीव जी सवालों के घेरे में आ गए। वो था कि वो पोस्टर जारी करना जिसमें राहुल गांधी को भ्रष्टाचारियों की जमात में शामिल करना। भाई आप संदीप दीक्षित का नाम रखते, कोई किसी को आपत्ति नहीं होती, ठीक है, ये आपका प्रतिद्वंदी है, आपके खिलाफ चुनाव हो रहा है, आपने उसको शामिल कर लिया। लेकिन आपने राहुल गांधी को आपने वहां शामिल किया और यानी आपने अपनी तरफ से शुरुआत कर दी। और उसके बाद फिर सब नेशनल हेराल्ड का जो है वो क्या हुआ, ये ट्वीट करना। फिर आप कम से कम ज्ञान तो मत ही दीजिए कि आप बहनोई जो गिरफ्तार क्यों नहीं होता। ये सारी बातें जो करी अरविंद केजरीवाल ने, उससे वो और ज्यादा एक्सपोज होते चले गए। अब देखिए राजीव जी, वोट चाहे कितने आए हो, सवाल तो ये कि जनता क्या देख रही है। जनता देख रही है सीट आपकी कितनी आई। मैं अभी जब अपनी सोसाइटी में घुस रहा था तो नीचे कुछ लोग बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि अब तो बीजेपी ने दिल्ली भी हाथ में ले लिया, अब जो है वो बारी जो है वो बिहार की। अब ये कोई नहीं पूछ रहा था कि वोट कितने मिले और किसको कितने वोट मिले और किसकी वजह से क्या हुआ। यानी जो माहौल बनाने की बात है, वो माहौल किस तरीके से बनाना शुरू हो गया, बनना शुरू हो गया, ये एक तरीके से काम शुरू हो गया। तो अरविंद केजरीवाल की राजीव जी राजनीति कई स्तर पर एक तरह से कहा जाए पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। अरविंद केजरीवाल को अब ये कहना छोड़ना पड़ेगा कि वो अवसरवादी है। अगर अवसरवादी है और आपकी कोई विचारधारा नहीं है तो वो ठीक है, आप रहिए, कोई अवसरवादी नहीं है विचारधारा। भाई आप तो ये कहते थे ना कि बिजली और पानी से ही आप चुनाव जीतेंगे,
गुजरात भी आप गए थे, तब भी आपने ही बताया था बिजली और पानी से आप चुनाव जीतेंगे। आप गोवा गए थे, वहां भी आपने ही बताया था बिजली और पानी से आप चुनाव जीतेंगे। हिमाचल गए थे, वहां भी आपने ही बताया था कि बिजली और पानी से आप चुनाव जीतेंगे। तो बिजली और पानी से ही अगर आप चुनाव जीतेंगे, तो बिजली और पानी का चुनाव से आप हार क्यों गए फिर दिल्ली का चुनाव बिजली और पानी से? इसीलिए हार गए क्योंकि आपकी कोई विचारधारा नहीं है, और आपके ऊपर अब आपके सहयोगी जो वो भरोसा नहीं कर पा रहे कि आप आखिर खड़े किस पाले में। तो बहुत सारी चीजें जो है वो स्पष्ट राजनीति एक तरीके से हुई अरविंद केजरीवाल को लेकर। अब अरविंद केजरीवाल आगे क्या करते हैं, ये उनकी आने वाली राजनीति जो है वो क्या करेगी। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के सामने असली राजनीति करने का समय अब आया है। अभी तक तो धुप्पल चल रही थी, और अभी तक आपके जो गच्चे देने की कला थी वो चल रही थी। राजनीति आपको अब करनी पड़ेगी, और ये तय करना पड़ेगा कि आप खड़े किस पाले में हैं। आप जब राजनीति में आए, आपने आते ही सबसे पहले पंजाब में आपकी सरकार बनी, आपने क्या किया, सबसे पहले महात्मा गांधी की तस्वीरें हटी, और जब अनशन करना होता था तो आप बापू की समाधि पर पहुंच जाते थे। पूरे आपने जो अन्ना आंदोलन का चला, तो आप गांधी जी की समाधि जो थी वो आपने अनशन स्थल एक तरीके से बना दिया, धरना स्थल बना दिया। और जैसे आप सरकार में आए, सबसे पहले तस्वीर हटी तो किसकी हटी, महात्मा गांधी की तस्वीर हटी। तो बहुत सारे स्तर पर अरविंद केजरीवाल जो थे वो इस तरीके से बेनकाब हुए, एक तरीके से कि आप ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि आपकी पॉलिटिक्स आखिर है क्या पार्टनर, आप खड़े किस पाले में, किसके लिए आप राजनीति कर रहे हैं, किसकी राजनीति कर रहे हैं। और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। दूसरा राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने फायदा उठाया, वो ये भी उठाया कि जब तक उसको आवश्यकता थी, जैसे पुलिस का होता है ना, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि पुलिस अपने मुखबिरों का तब तक इस्तेमाल करती है जब तक कि उसे दूसरे को सूचनाएं चाहिए होती है, और जब काम पूरा हो जाता है तो उसी मुखबिर को उठाकर जेल भेज देती है। तो पुलिस ने मुखबिर को उठाकर अब जेल भेज दिया कि चूंकि उसका काम हो चुका जी, उसका काम हो चुका तो वो उठाकर जेल भेज दिया। तो ये है कुल मिलाकर राजनीति। मुझे लगता है कि ये उनकी। जरा अरविंद केजरीवाल को सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल इस रिजल्ट के बाद। उन्होंने दिल्ली की जनता को संबोधित किया, सुन लीजिए जरा। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं, और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे, और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत तो सुन रहे थे यहाँ पे आप अरविंद केजरीवाल को अपनी बात रख रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे थे, और ये दिखा रहे थे कि उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है, हार से निराश नहीं है। ये सारी बातें करते हुए रखते हुए यहाँ अरविंद केजरीवाल। लेकिन इधर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने भी, राहुल गांधी के ट्वीट को आपने देखा था, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अभी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है ये देख लीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जनहित में सत्ता के खिलाफ माहौल बनाया, पर जनता ने हमें उम्मीद के अनुरूप जनादेश नहीं दिया। हम जनमत को स्वीकारते हैं। कांग्रेस के हर एक नेता और कार्यकर्ता ने एकजुट होकर विपरीत परिस्थितियों में मेहनत की, पर अभी और कड़ी मेहनत और संघर्ष की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में हम दिल्ली में प्रदूषण,
यमुना सफाई, बिजली, सड़क, पानी और विकास के मुद्दों को उठाते रहेंगे और जनता से जुड़े रहेंगे। ये आखिरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैसेज है अपने कार्यकर्ताओं और दिल्ली इकाई जो है कांग्रेस पार्टी की, उनके लिए कि आपको आगे क्या कुछ करना है, कैसे करना है। और मुद्दे आपके सामने ऑलरेडी हैं। सत्ता परिवर्तन यहाँ दिल्ली में हो चुका है, लेकिन यहाँ से आगे क्या, ये जानना और इसमें ये दोनों पार्टियां क्या करने जा रही हैं। विपक्ष की भूमिका में कितनी मजबूती के साथ यहां दिल्ली में कांग्रेस पार्टी होगी और विपक्ष की भूमिका में 22 सीटों के साथ कितनी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी होगी। बहुत सारे सवाल, बहुत ऊहापोह वाली स्थिति, खासकर आम आदमी पार्टी में कि अब भगवंत मान का क्या होगा, ये सवाल भी आ रहे हैं। भगवंत मान क्या बीजेपी की तरफ चले जाएंगे, ये बातें भी हो रही हैं। बहुत कुछ है, इन सब बातों पर आएंगे कभी। लेकिन आज जब चर्चा हम कर रहे हैं तो आज दिल्ली के रिजल्ट का पूरे देश पर क्या रिफ्लेक्शन है, ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। शकील जी, आपके पास आना चाहता हूं और ज़रा कांग्रेस पार्टी की बात कर ही हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में और खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस ट्वीट से क्या मैसेज, और दिल्ली इकाई जो है खासकर कांग्रेस पार्टी की, वो कहां दिखाई देती है आपको? देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा, करीब करीब वही राहुल ने कहा कि हम इन सारे मुद्दों को उठाते रहेंगे। और अब ये जो है कांग्रेस के दिल्ली नेताओं को देखना है कि विपक्ष की भूमिका वो दिल्ली में निभाते हैं या दिल्ली के अंदर विपक्ष की भूमिका पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अगर कोई ये सोचता है कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में विपक्षी भूमिका निभा पाएगी, तो हमें लगता है कि वो शायद होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी, जैसा कि हमने पहले ही बताया, उसको लोग आंदोलन का नाम देते हैं, हम घटना या दुर्घटना कहते हैं, एक नकली आंदोलन कहते हैं। आंदोलन नहीं था वो एक साजिश थी बहुत बड़ी, इसको आप साजिश कह सकते हैं। उस साजिश से निकली हुई एक पार्टी थी और उस साजिश के जो सबसे बड़े साजिश करने वाले थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सबसे पहले 2013 में वो जीत हासिल की थी और जीत हासिल करते ही वो सत्ता में आ गए थे। ना उन्हें विपक्ष की राजनीति करने का कोई शौक है, ना वो विपक्ष की राजनीति कोई कर पाएंगे। तो ये भूमिका जो आप कह रहे थे वो अब कांग्रेस को ही निभाना पड़ेगी दिल्ली में, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को यहाँ पे अपनी लीडरशिप तैयार करना पड़ेगी। देखिए, हम बहुत बार ये बात कहते रहे हैं, एक बार फिर से बताते हैं कि इंदिरा गांधी क्या करती थी। इंदिरा गांधी जनता में से अपने सिंपैथाइजर तैयार करती थी, हमदर्द जिन्हें कहते हैं, और फिर उन सिंपैथाइजर से कार्यकर्ता बनाती थी और कार्यकर्ता से नेता। एक प्रोसेस होता है नेता बनाने का, जो कांग्रेस में होता है, बीजेपी जिसको करती है। अब वो कांग्रेस में उस प्रोसेस में थोड़ी सी अड़चनें आ गई हैं, बाधा आ गई है। आप देखेंगे कि हमारी इस बात को कांग्रेस के कई नेताओं ने वैसे तो कहते ही हैं, ऑन रिकॉर्ड भी कह दिया। हमारे लिखे हुए ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट करके बताया इस बात को कि हाँ, आप सही कह रहे हैं कि सेकंड लाइन लीडरशिप जो है वो पूरे देश में करीब करीब सभी राज्यों में कांग्रेस की खत्म हो गई है। अब हम एक उदाहरण देते हैं, वो शायद बहुत सारी चीजें लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए हम कई बार कहते हैं, कई बार नहीं कहते, लेकिन समझने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। शीला दीक्षित का बहुत नाम लिया जाता है दिल्ली में, अच्छी बात है, लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है। आप दिल्ली के किसी भी नेता से जाके पूछिए, किसी भी नेता से जी, दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित तो रही, लेकिन कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस की लीडरशिप खत्म हो गई। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। जैसे राजस्थान के बारे में कहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की लीडरशिप खत्म हो गई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लीडरशिप खत्म हो गई, यूपी में है ही नहीं। ये काम अब कांग्रेस को करना होगा। और आपको याद होगा कि जो दिल्ली की सीडब्ल्यूसी थी नवंबर में, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ये बात कही थी कि आप पूरी तरह केंद्र पर निर्भर रहते हैं, मतलब कांग्रेस के हाईकमान पर निर्भर रहते हैं, कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं पर निर्भर रहते हैं। सीधा मतलब था कि राहुल पर निर्भर रहते हैं। आपने अपने नेता तैयार नहीं किए, आप अपनी रणनीतियां नहीं बनाते हैं, आप अपना काम नहीं करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का जो सीडब्ल्यूसी दिल्ली के अंदर भाषण था और उसके बाद बेलगावी का भाषण था, वो दोनों कांग्रेस की सारी कमजोरियों को साफ साफ कर देते हैं। इसी तरह राहुल गांधी ने भी ये कहा, जो कांग्रेस का भी कांग्रेस का नहीं,
जो एक जनरल दलित सम्मेलन था उसमें राहुल गांधी ने ये बात कही। तो ये बात अब कांग्रेस को समझना पड़ेगी। यह हम थोड़ी सी ये बात बता दें, अभी आपने कहा कि 8 महीने हैं बिहार चुनाव में और 8 महीने तक कुछ भी नहीं करना है। ये लोकसभा भी, अभी संसद भी जो है अभी 13 तारीख को फर्स्ट फेज इसका खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद करीब करीब 1 महीने की छुट्टी है। इंपॉर्टेंट बात है, शेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे। कांग्रेस में ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और संगठन के लिए जिन नेताओं को काम करना चाहिए या जो नेता बनाएंगे उनकी बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। अब वो कैसे शेप लेगा, क्या होगा, राहुल और खड़गे कितने सख्त हो पाएंगे, देखिए दोनों चीजें करना पड़ेंगी। एक जी, जिनकी गलतियां हैं उन्हें कठोर सजा देना पड़ेगी आपको, जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें आपको पुरस्कार देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये सोच के कि इसको एक मौका और दे दो, इसको मौका दे दो, इसको एडजस्ट कर लो। कांग्रेस में ये भाषा बहुत चलती है, एक शब्द है जो सबसे ज्यादा चलता है कि भाई साहब जरा इसको भी एडजस्ट कर लेना। तो वो एडजस्टमेंट करने से कांग्रेस को थोड़ा सा अब बचना पड़ेगा। और राहुल, खड़गे और हम नाम भी ले लेते हैं यहाँ पे केसी वेणुगोपाल, मुख्यतः ये तीनों काम कर रहे हैं। इन तीनों को अब जो है ये देखना पड़ेगा कि दिल्ली चुनाव, बिहार चुनाव तक जो समय है उसमें संगठन को वो कैसे मजबूत करते हैं, किस तरह से नए कार्यकर्ता बनाते हैं, नए नेता बनाते हैं। एक बात यहां और कह दे, लास्ट बात हम यहां पे, इस चुनाव को ओवैसी ने बीजेपी के मददगार के तौर पर लड़ा और ये कहा जाता था जब भी इस पर सवाल उठाते थे कि साहब 2 ही सीटों पे तो लड़ रहे हैं हम, वो दोनों सीटें ओखला और मुस्तफाबाद की ओवैसी जी हार गए। और मुस्तफाबाद में क्या हुआ ये बताना बहुत जरूरी है। वहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा है। वहां पे आपको 67,000 वोट मिले, वहां पे ओवैसी को 33,000 वोट मिले, कांग्रेस को 11,000 वोट मिले। कुल वोट होते 1,12,000 के करीब और बीजेपी को मिले कितने, 85,000। बीजेपी जीत गई। तीनों के वोट 1,12,000, बीजेपी को 85,000, बीजेपी जीत गई वहां। जी बिल्कुल, तीनों ने आपस में लड़के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। हम पहले दिन से कहते रहे कि ओवैसी जो है बहुत ही खतरनाक राजनीति करते हैं। ओवैसी जिस तरह से बीजेपी की मदद करते हैं उसके बड़े नुकसान होते हैं। और ओखला में भी इनके हार गए, ये ओवैसी का उम्मीदवार हार गया। ओखला में किस तरह से उन्होंने नाटक किए हैं ओवैसी ने, सबको मालूम है। और ये बता दें, वैसे तो मालूम ही होगा सबको कि ओखला में नंबर 2 पे कौन आया है, बीजेपी। आम आदमी पार्टी वहां जीती है, अमानुल्लाह तीसरी बार जीत गए हैं वहां पे, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा हमले किए थे उन्होंने, वो जीत गए और नंबर 2 पे आई है बीजेपी। तो ये सारी चीजें, इनका विश्लेषण अब होता रहेगा। लेकिन अब ये है सबसे बड़ी देखने की बात कि दिल्ली के अंदर जो आपने सवाल किया है, दिल्ली में हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी विपक्षी भूमिका नहीं निभा पाएगी। जो राहुल की ट्वीट की लास्ट लाइन है, जो खड़गे की ट्वीट की लास्ट लाइन है, वही होगा। कांग्रेस इन सारे मुद्दों को लेके अब यहां पे आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बहुत कुछ कांग्रेस को करना है और इसके बाद आने वाले वक्त में चुनाव। लेकिन उससे पहले आज के रिजल्ट और उसके आगे की राजनीति, सियासत, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से प्रशांत टंडन जी, आपके पास भी समय कम है, जरा जल्दी जल्दी आप सबके पास आता हूं। गर्ग साहब के पास भी थोड़ी देर में आता हूं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग कर रहे हैं। प्रशांत जी, क्या आपको लगता है कि यहाँ से विपक्ष की भूमिका, जब हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी 5 में से 3 राज्य जीत चुकी है, जिसमें 2 राज्य उसके खाते में पहले से, अब 1 राज्य जो है ये अपने खाते में ली है। देखिए, हरियाणा उसके पास पहले से था, जीत के आई फिर से, और इसके अलावा महाराष्ट्र को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और अब दिल्ली। दूसरी तरफ गर्ग साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी, और उस इंटरव्यू को मैं भी पढ़ा था, राम गोपाल यादव का इंटरव्यू आप भी पढ़े होंगे। कांग्रेस पर सीधा इल्जाम, लेकिन 10 चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, बहुत बारीकी से इस बात को गर्ग साहब बता रहे थे, और इसको भी समझने की ज़रूरत है। जब हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, उसमें गठबंधन के दूसरे दल कहाँ हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं बात होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी के ऊपर बात क्यों नहीं होनी चाहिए,
बात तृणमूल कांग्रेस या दूसरे दलों के भी पर क्यों नहीं होनी चाहिए? बात आरजेडी और इधर आम आदमी पार्टी पर भी क्यों नहीं होनी चाहिए? जरा इन सब को देखा जाए। अभी सीपीआईएमएल शायद के नेता का बयान है कि हिंदुस्तान, एक मिनट, एमएल ही है शायद, हाँ, सीपीआईएम के स्टेट सेक्रेटरी हैं, कहना है कि नेशनल लेवल पर अपोजिशन को यूनाइट होना चाहिए। ये अभी उनका बयान आया है। अब विपक्ष जो है वो कुछ बोलना शुरू कर रहा है, लेकिन क्या ये इस रिजल्ट का फर्क अब साफ साफ दिखाई देता है आपको, जो दिल्ली का रिजल्ट है? भाषण देना बहुत आसान है जी। सुबह उमर अब्दुल्ला भाषण दे रहे थे कि और लड़ो, तो उनसे कोई पूछे कि आप क्या इंजीनियर राशिद के साथ गठबंधन कर लेते? क्या हुआ गुपकर अलायंस का? तो भाषण देना आसान है, विपक्षी पार्टियों को भी थोड़ा संयम रखना चाहिए। दूसरी चीज ये है राजीव जी, इम्पोर्टेंट बात, जो चुनाव लड़े जीते और हारे जाते हैं उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, एक नैरेटिव बिल्डिंग और दूसरा ग्राउंड वर्क, या जिसको कहें कि बूथ मैनेजमेंट। बूथ मैनेजमेंट तो आम आदमी पार्टी का बहुत बढ़िया था, तो उन्होंने वो भी लॉन्च कर दी थी, वेबसाइट भी लॉन्च कर दी थी फॉर्म 17C के लिए। उनका ट्रेंड बूथ का कार्यकर्ता पोलिंग बूथ में भी था, काउंटिंग बूथ में भी था, फोटो खींच के फॉर्म 17C का उन्होंने वेबसाइट में डाल दिया। तो अकेले बूथ मैनेजमेंट से काम नहीं होता है, नैरेटिव बिल्डिंग भी जरूरी इंपॉर्टेंट है। आम आदमी पार्टी इस नैरेटिव बिल्डिंग में चूक रही थी। कांग्रेस के पास एक बीजेपी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, उस कहानी को बिल्ड करना है। वो कहानी आगे बिल्ड नहीं हो रही है, वो सोशल जस्टिस की जो कहानी है वो बिल्ड हो रही है। उसके इर्द गिर्द फिर आपको अपने बाकी कलपुर्जे लगाने, जिसकी चर्चा कई बार प्रोफेसर रविकांत करते हैं यहाँ पे, तो आपको एक वो काम करना है और फिर आपको इलेक्टोरल मशीन बनानी है जो उसको डिलीवर करे। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो कांग्रेस को अभी तुरंत देखना है, क्योंकि अभी 5-6 महीने का गैप है बिहार में, तो ये बहुत शांति से बैठ के एक प्रोजेक्ट की तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है। वो है मीडिया। नैरेटिव बिल्डिंग बगैर मीडिया के नहीं हो सकती। मीडिया उनके खिलाफ रहेगा, मीडिया अखिलेश यादव के भी खिलाफ रहेगा, उद्धव ठाकरे भी के खिलाफ रहेगा। मीडिया बिल्कुल मजबूती से मोदी के साथ खड़ा रहेगा। इसका कोई उनको उपाय निकालना होगा, और इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि इसके उपाय के लिए उनको देखना होगा कि अमेरिका में ट्रंप ने कैसे किया, कैसे ट्रंप डीप स्टेट से और लेगेसी मीडिया से लड़े और एक पैरेलल नैरेटिव उन्होंने खड़ा करने में कामयाबी हासिल की। उनको इसकी स्टडी करनी पड़ेगी कि ये क्या किया जाए। आपका मीडिया इतना बड़ा है, इतने लाखों लोग देखते हैं, कहाँ कभी कांग्रेस इंगेज करती है। तो कांग्रेस पार्टी को मीडिया को लेकर फिर से विचार करना पड़ेगा, और ये जो एलिटिज्म है, जो क्लास कॉन्शियसनेस है कि वो साउथ दिल्ली के सेंट स्टीफेंस वाला क्राउड है, उसी के साथ हम बैठेंगे, भले ही 2000 उनको व्यूज आए, कांग्रेस को यहाँ से निकलना पड़ेगा। कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट को बहुत आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, तमाम तरीके से उनको काम करना पड़ेगा। और एक आखिरी बात मैं आपको कह दूं राजीव जी, कि मीडिया एक इतना इम्पोर्टेंट काम रोल है मीडिया का, कि अगर 2013 का मीडिया याद कीजिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ ये क्या कर रहा था, ये मीडिया कल अगर नरेंद्र मोदी के साथ ये काम करना शुरू कर दे, राजीव जी, कुछ पन्ना प्रमुख, आरएसएस, अडानी, इलेक्शन कमीशन, कुछ काम नहीं आएगा। उसी तरह हवा में बह जाएंगे जैसे 2014 में कांग्रेस बह गई थी। मीडिया का रोल इतना इंपॉर्टेंट होता है नैरेटिव बिल्डिंग में। जी राजीव जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, मीडिया का रोल। लेकिन क्या विपक्षी दल, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम विपक्षी दल इस बात को समझ रहे हैं, या यहाँ पर बिल्कुल
हाथ जो है वो हाथ पर हाथ रखे हुए या बिल्कुल हथियार डाल देने जैसी स्थिति है कि मीडिया हमारे साथ नहीं है, लेकिन जाके बैठने की कोशिश वही करेंगे उसी मीडिया पे। चलिए, ये उनका काम, लेकिन महत्वपूर्ण आप यहाँ पे बात कह रहे हैं और इस पर इन तमाम दलों को सोचना चाहिए। जल्दी से आना चाहूँगा प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, फिर गर्ग साहब के पास आता हूँ क्लोजिंग कमेंट के लिए। प्रोफेसर साहब, क्या यहाँ से आप थोड़ा और मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए विपक्ष को देखते हैं, इस हार से सबक लेते हुए अरविंद केजरीवाल को देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि केजरीवाल जी के बारे में मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं। विपक्ष में मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा अवसर है। राहुल गांधी ने लगातार जिस नैरेटिव को मजबूत किया है, वो आज बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति का सबसे बड़ा, एक तरह से आप कहिए कि आलोचनात्मक नैरेटिव है, और इस देश के सबसे कमजोर, गरीब, वंचित तबके को संबोधित करने वाला है। यानी हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय की राजनीति, ये दो ध्रुव है इस देश में, और उसके सबसे बड़े ध्वजवाहक हम कहें तो राहुल गांधी इस वक्त हैं, और कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा मिल सकता है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस से हम इस नैरेटिव का मूल्यांकन नहीं कर सकते। यहाँ पे उस तरह से कांग्रेस पार्टी लड़ी भी नहीं, और राहुल गांधी बीच में बीमार भी थे और वो उस तरह से कैंपेन में आए भी नहीं, तैयारी भी उनकी आधी अधूरी थी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के पास अब एक बड़ा अवसर है। जितने बड़े बड़े विकेट थे वो गिर चुके हैं, और राहुल गांधी का उभार हो रहा है। उनको जितना कमजोर करने की कोशिश की गई, उसके बरक्स वो उतना ही मजबूत और उतने ही विश्वसनीय बनकर के सामने आते हैं। ये वो नेता है जो ये कहते हैं, खास करके दलितों और पिछड़ों के बीच में, कि मैं जो कह रहा हूं उस पर भरोसा नहीं करना है, मैंने जो कहा है उसको आंकिए, लगातार मेरे काम की परीक्षा की, और तब देखिए कि मैं खरा उतरता हूं कि नहीं उतरता हूं। ये वो राहुल गांधी है जो कांग्रेस की आलोचना करते हैं कि हमने दलितों और पिछड़ों को उस तरह से एड्रेस करना छोड़ दिया और इसीलिए आरएसएस को मौका मिला। बहुत समझ क्लियर है, एजेंडा क्लियर है। अब जरूरत है कांग्रेस पार्टी में संगठन की। जो बात कही जा रही है राहुल गांधी के द्वारा, संगठन में उसको किया जाए, उस सिद्धांत पर चला जाए। और मैंने एक बात और कई मर्तबा कही है, आज फिर मैं दोहरा रहा हूं, कि हमें डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट को समझना होगा। भारत की जो डेमोक्रेसी है उसका लगातार विस्तार हुआ है। कांग्रेस के समय हुआ है, कांग्रेस के बाद जो मंडल पॉलिटिक्स आई उसके समय हुआ है, और नरेंद्र मोदी ने दूसरी तरह से उसका विस्तार किया है। उसमें अति पिछड़ी जातियों को, कमजोर दलित जातियों को, वो बात अलग है कि उन्होंने सिर्फ मुखौटे पैदा किए, उन्होंने एजेंडा नहीं सामने रखा उनका, वो कुछ लोगों को केवल वो सामने लेकर के आए। दरअसल जो कमजोर जातियां हैं उनके भीतर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को लेकर के, अपना प्रतिनिधित्व को लेकर के, हालांकि राहुल गांधी फर्क कर रहे हैं भागीदारी और प्रतिनिधित्व में, प्रतिनिधित्व को लेकर के जो उनके भीतर चाहत पैदा हुई है, जो उम्मीद पैदा हुई, उन जातियों की गोलबंदी बेहद जरूरी है। और मुझे लगता है कि अब जिस तरह से राहुल गांधी बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिस पर आगे बढ़ते हुए दिख रही है, मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि उस पर बहुत कुछ उन्होंने कर लिया, जो वो करना चाह रहे हैं। अब हालांकि वो गलती न की जाए कि आप वहां से निकल करके और ओबीसी की मजबूत जातियों को ही खड़ा कर दें, या जो दलितों में जो पहले से मजबूत है उसको ही खड़ा कर दें, तो कुछ हासिल होने वाला नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि किन जातियों की ज्यादा उम्मीदें हैं इस समय डेमोक्रेसी में प्रतिनिधित्व पाने की और भागीदारी करने की, जो सबसे ज्यादा बूथ पर पहुंचती हैं, सबसे पहले पहुंचती हैं। जिस बात को कांशीराम जी ने समझा था कि जलपान बाद में होगा, पहले मतदान होगा,
और वो तो वोट भी लेते थे और नोट भी लेते थे। ये चाहत पैदा करना, आज करोड़ों लोग इस देश में हैं जो कांग्रेस पार्टी को वोट भी करना चाहते हैं और उसकी आर्थिक मदद भी करना चाहते हैं। बस उनको चाहिए कि ये जो अटैक है इस समय हिंदुत्व का, उससे आपको बचाना है। लेकिन ये तभी होगा जब आपको वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की समझ हो। राजनीति सिर्फ नैरेटिव के स्तर पर नहीं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को भी समझना होगा। और मैंने शायद पहले भी कहा था कि दिल्ली में बीजेपी ने जो बिसात बिछाई है, मुझे पूरी जानकारी थी। केवल और केवल जातियों की गोलबंदी पर यह चुनाव जीता गया है। और मैंने सुबह भी कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव हारते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी को कोई नहीं बचा सकता है। इतनी लंबी बिसात बिछाई गई थी कि केजरीवाल को भी इस बार वहां से चुनाव हराना है। इतनी तैयारी आपको चाहिए, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की समझ चाहिए। नैरेटिव तो मजबूत है कांग्रेस पार्टी का, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष को अगर हम छोड़ भी दें, अब अखिलेश यादव को कौन बताएगा? सब रामगोपाल यादव का जिक्र किया अभी गर्ग साहब ने, तो वो गर्ग सर ने, तो वो रामगोपाल यादव की जो भाषा है वो दरअसल बीजेपी से बचाव के लिए है। अब क्या क्या है उनके ऊपर वो सब जानते हैं, वो कहने की जरूरत नहीं है। तो वो भाषा बोलेंगे और यही अहंकार ले डूबेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस सपा के साथ नहीं आती है तो 27 में बीजेपी को फिर से आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अधिकांश जो कमजोर जातियां हैं उनका विश्वास कांग्रेस में है, सपा में नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के नतीजे थे उसकी बड़ी वजह कांग्रेस थी। अब यहां सपा को जो लग रहा है कि नहीं साहब वो हमारी वजह से कांग्रेस पार्टी कुछ सीटें जीत गई थी, नहीं, उल्टा है, कांग्रेस की वजह अहंकार और बहुत सारे नेताओं में होगा कांग्रेस में, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है बिल्कुल, लेकिन कम से कम राहुल गांधी में वो चीज नहीं है। विपक्ष के टॉप लीडर्स में ये चीज आनी चाहिए, तो वो एकता भी बनेगी। और नहीं बनती है तो कांग्रेस के लिए बड़ा अवसर है। राहुल गांधी और खड़गे जी अगर इस पर आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि वो नतीजे आपको दिखाई भी पड़ेंगे कांग्रेस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गर्ग साहब, क्या आपको लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो तैयारियां होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी या बाकी जैसे जिन तैयारियों के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती है, मात्र वही मामला है, या राहुल गांधी ने जो कल महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, जो खुलासे किए हैं, वो मामला है जिस कारण यहाँ पिछड़ते हुए आज जो रिजल्ट आया है वो हम लोग देख रहे हैं, या हरियाणा को हमने देखा, महाराष्ट्र को देखा, या जो लोकसभा का चुनाव था शायद 240 भी सीटें भी नहीं आती अगर कुछ और होता, नतीजे कुछ और आते। इस हिसाब से देखा जाए कहाँ पर ये कमज़ोरी दिखाई देती है? क्या चुनाव आयोग से लेकर विपक्ष तक सब कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनाव आयोग यहाँ मजबूती के साथ, तो विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर है, ये देखा जाए? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। चुनाव में कोई गड़बड़ियां हुई हैं, मैं उसके बारे में तो आधिकारिक रूप से कुछ कहना नहीं चाहता। राहुल गांधी ने भी जो आपने ट्वीट बताया बहुत ही विनम्रता से स्वीकार किया। अरविंद केजरीवाल ने जितनी तैयारी की थी, मैंने सुबह की चर्चा में भी बताया था कि वेबसाइट जारी कर दी, 17C फॉर्म जारी कर दिया, बूथ पर जिस तरह के लोगों का इंतजाम किया, तो कुछ इस तरह का हो कि वोटर्स बढ़ गए हों महाराष्ट्र की तरह, मुझे तो वो भी मैं आधिकारिक रूप से कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता। मैं दो चीजों पर अपने खुद के विचार
रिवाइज करूंगा दिल्ली के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, जो कि मैं भी खुद भी मानता था और मुझे लगता है कि मैं शायद मुझे सोचना चाहिए। पहला, प्रशांत टंडन जी ने कहा कि कांग्रेस ने या कांग्रेस पार्टी मीडिया का उपयोग नहीं कर पाती है। मैं भी मानता हूं कि मीडिया का उपयोग अगर इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज ठीक से करें तो उसका परिणाम निकलता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मीडिया का खूब जबरदस्त इस्तेमाल किया और अब की बार 400 पार में गोदी मीडिया ने बहुत प्राण की बाजी लगा दी। बेईमानी जो हुई वो अलग है, जो भी हुई है इलेक्शन के दौरान वो अलग है। बेईमानी नहीं होती तो राहुल गांधी ने जैसा कहा कि 200 सीटें भी नहीं मिलती, वो एक मुद्दा। तो मीडिया को लोग कितना यकीन करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पूरे के पूरे ये जो यूट्यूब चैनल्स बड़े बड़े हैं उनको इन्फ्लुएंस करके रखा था। एक अज्ञात इंटरनेशनल कंपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो अत्याचार हुए उसको लेकर, और ध्रुव राठी उसको अपने प्लेटफॉर्म से रिलीज करते हैं और 80 लाख लोग उसको देखते हैं। हमारे देश के जो प्रमुख यूट्यूब चैनल्स हैं उनकी आप अधिकतर की डिबेट्स अगर देख लें और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक स्वर से अधिकतर अरविंद केजरीवाल को जिता रहे थे। अरविंद केजरीवाल पर कोई असर नहीं हुआ, उनकी जीत पर कोई असर नहीं हुआ। इन्होंने कहा, हमारे प्रोफेसर रविकांत जी ने, कि जाति का गणित इन्होंने बीजेपी ने बहुत साध लिया था। दिल्ली की 12 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 8 पर बीजेपी हार गई। और जो 13, 14, 15 अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें रिजल्ट की भी 1-2 हैं, त्रिलोकपुरी वगैरह होंगी। वहां का आपने बताया कि कांग्रेस ने किस तरह से इन्फ्लुएंस किया। बीजेपी अगर जाति की पॉलिटिक्स करती होती, बीजेपी अपर कास्ट की पॉलिटिक्स करती है। जाति की पॉलिटिक्स पिछड़ी जाति की, गरीबों की, अल्पसंख्यकों की केवल कांग्रेस करती है। समाजवादी पार्टी भी नहीं करती। इन्होंने कहा प्रोफेसर रविकांत ने, रामगोपाल वर्मा के जो बीजेपी का जो एटीट्यूड है उसको लेकर। अखिलेश गए महाकुंभ में नहाने के लिए, राहुल गांधी नहीं गए। मैं इस बात को लेकर अभी थोड़ा सा फिर से मंथन करूंगा कि मैंने अमेरिका की मीडिया को तो देखा है कि बड़ा इन्फ्लुएंस करता है मीडिया वोटर्स को, पर वो भी मैंने ट्रंप के चुनाव में देख लिया कि पूरा का पूरा मीडिया जो था, मेन स्ट्रीम का मीडिया, कमला हैरिस को जिता रहा था या जिताना चाहता था। अगर अमेरिकी मीडिया का स्टडी करें अमेरिकी चुनाव की,
मैं चूंकि पढ़ता रहता था इसलिए बता रहा हूं। जी। तो ट्रंप जीत नहीं पाते अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की तब की रिपोर्ट्स और वॉशिंगटन पोस्ट की तब की रिपोर्ट देखें। तो मैं मीडिया की भूमिका को लेकर या मीडिया के प्रभाव को लेकर, जो प्रभाव पिछले ट्रंप के समय था या ओबामा के समय था, वो कैसे डाइल्यूट हो गया, और इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से मीडिया का उपयोग किया या मीडिया उनसे प्रभावित था या जो भी था, तो क्या वो क्यों नहीं असर किया, ये एक बड़ा कारण है कि भाई तमाम जो हमारे चैनल के अच्छे अच्छे वक्ता हैं वो कल तक आम आदमी पार्टी को जिता रहे थे। आज हम आम आदमी पार्टी की हार के कारण गिना रहे हैं वही लोग, तमाम लोग। इसलिए मेरा ये मानना है राजीव जी कि दिल्ली की जो हार है वो उसके कई पक्ष हैं। चूंकि इन्होंने, टंडन साहब ने एक इम्पॉर्टेंट चीज कही और रविकांत जी ने भी एक कही, ये दोनों का इलेक्शन में बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है जी। तो क्या कारण है कि वो दिल्ली जो इतना डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है, इसमें उत्तराखंड भी है, पूर्वांचल भी है, पंजाबीज भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी 13% हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के लिए दिल्ली से बड़ा कोई मैदान नहीं हो सकता जो 27 साल तक बीजेपी को बाहर रखता है, क्योंकि यहाँ पोलराइज्ड पॉपुलेशन नहीं है कि ये हिंदू इतने हैं, मुस्लिम इतने, या उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है। तो ये दिल्ली की जो लर्निंग्स हैं उसका ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि ये विपक्ष की पॉलिटिक्स के लिए, लर्निंग के लिए बहुत बड़ी इसके लेसन्स हैं कि वो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आखिरी पॉइंट ये कहना चाहता हूँ कि मुझे एक चीज ये बताइए कि हम अतीत में नहीं जाना चाहते कि इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स कैसे शुरू की थी केजरीवाल ने। मैं तो खुद इनके नजदीक रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत चीजें पता है। प्रशांत भूषण जैसे लोगों को निकालना, योगेंद्र यादव को निकालना, अजीत झा को निकालना, तमाम लोगों को इन्होंने निकालते हुए अपनी पॉलिटिक्स शुरू की थी। आप ये बताएं कि दिल्ली के एकेडमिक सर्कल में या ऑल इंडिया लेवल पर आम आदमी के बीच में अरविंद केजरीवाल की हार पर विलाप क्यों नहीं हो रहा है? लोग दुख क्यों नहीं मना रहे हैं कि अरे एक बहुत ही शानदार आदमी की हार हो गई। जैसी कि हार जब अमेठी में राहुल गांधी की हुई थी, तब जो दुख मनाया गया था, स्मृति ईरानी ने जब हराया था, वो वैसा दुख नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार पर क्यों नहीं मनाया जा रहा है, या आम आदमी पार्टी के सत्ता से बाहर जाने पर क्यों नहीं मनाया जा रहा? कोई कारण तो होगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे देश की जनता को पूरी तरह से निर्दयी मान लें या इमोशनलेस मान लें। मैं सोचता हूं कि कुछ चीजें बदल रही हैं और हम लोग जो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं या डिबेट्स में रहते हैं, मैं तो अपने लिए तो कह सकता हूं कि थोड़ा सा मैं इस दिल्ली के चुनाव के बाद अपने आप को नए सिरे से सोचने का मुझे काफी मौका मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हम सबको नए सिरे से सोचने का मौका मिलेगा। एक तो
एक लंबा वक्त है इसके बाद अगले चुनाव में जाने का, और उसके अलावा एक जो लगातार जो सियासी गतिविधियों पर हम लोगों का भी विश्लेषण होता था, उससे थोड़ा सा हम लोगों को भी कहें तो एक दूसरी दिशा में भी सोचने का टाइम मिलेगा। आज ही मैं अपनी टीम से कह रहा था कि थोड़ा सा अब उधर भी सोचने की ज़रूरत है। लगातार लोकसभा चुनाव, उसके बाद 4 राज्यों के 2 अलग अलग पड़ाव में चुनाव, विधानसभा के चुनाव, फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव, तो चुनाव और इसमें आप एक अलग दिशा में सोचने लगते हैं। तो सोचने विचारने का समय मिलेगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो हम लोगों को, हमारी टीम को, और हम आप तमाम साथी जो बैठे हुए हैं, सबको विमर्श के लिए समय तो चाहिए, और वो हम सब सोचेंगे, विचारेंगे, और आगे कुछ न कुछ अच्छा ही लेके आएंगे। कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ और लोगों से सीखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जो आप बात कह रहे हैं। और इसमें आपकी बातों में रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द वर्ड्स जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो खुल के मैं यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों को मुझको भी और हमारे तमाम साथियों को भी समझने की। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। और आज का दिन बहुत बड़ा दिन था। सुबह से लगातार दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट और रिजल्ट के बाद जो कुछ आया, और जो आखिर में आप कह रहे थे कि आखिर आम आदमी पार्टी की हार के बाद, और उसमें भी आम आदमी